हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ आईटीआई एजुकेटर। तो देखिएगा, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी आंसर की के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जेवीएनएल की। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि जो आईटीआई के जितने भी अपने पास कोर्सेज हैं वो अपने पास आईटीआई एजुकेटर ऐप्स पर अवेलेबल हैं, तो आप प्ले स्टोर से ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज जो आंसर की अपने पास जो जारी हुई है उसमें किस क्वेश्चन पर अपने पास ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो पूरे पेपर को ही सॉल्व करेंगे। जहाँ भी आपको लगेगा कि यहाँ जहाँ भी अपने पास आंसर रॉन्ग होगा तो वहाँ आप मार्क कर लेंगे, और उसी के साथ जो क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल होंगे उनको भी शेयर कर देंगे। जैसे कि अपने पास दोनों पेपर 2 नवंबर और जो अपने पास 27 को हुआ था, दोनों के आंसर की जारी हुई है। दोनों में अपने पास डिफ़िकल्टी लेवल आपको पता चल जाएगा, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मार्क्स कितने वेरी होंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जेवीएनएल ने जो जारी की है वो आंसर की जारी की है, आंसर की जारी की है। ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि जेवीएनएल ने जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर आपको शो किया है, रेस्पॉन्स की जारी नहीं की है, रेस्पॉन्स की। ठीक है, रेस्पॉन्स की में क्या होता है कि दोनों आंसर होते हैं, एक तो आपने जो आंसर किया है वो पता चल जाता है आपको, और एक जो आयोग ने आंसर माना है वो पता चल जाता है। तो रेस्पॉन्स की ना देने के कारण आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके मार्क्स कितने हैं। बस इतना है कि जब आपने ऑनलाइन पेपर दिया होगा आपको रिमेंबर होगा कि मैं ये करके आया, तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन जो है आपको पता है क्या है होने वाला है। तो आंसर की और रेस्पॉन्स की दोनों में आपको पता चल गया हो कि डिफरेंस क्या है। तो देखिएगा, फर्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले 2 नवंबर वाला जो है उस वाले एग्ज़ाम को डिस्कस करने वाले हैं कि ठीक है, तो ये कंडक्ट हुआ था 2 नवंबर को अपने पास ये एग्ज़ाम। ठीक है, जो शिफ्ट थी अपने पास 12 से 2 के बीच में ही कंडक्ट हुआ था, एक ही बार हुआ है, 5 जो 6 सेंटर बच गए थे उनका एग्ज़ाम था ये। अब देखिएगा, जो जीके के क्वेश्चन है उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे टेक्निकल के बारे में। ठीक है, कि टोटल जो अपने पास 150 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो देखिए, चलते हैं अपने पास। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन, अभी ये 6 का है। ठीक है, तो देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया अपने पास टेक्निकल का। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यानी कि 51 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से 50 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कि यहीं से ले लेते हैं 51 से। तो यहाँ पूछा है कि भाई अपने पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो कितना होता है। ठीक है, अब देखिए, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है Cl से डिनोट किया जाता है वो अपने पास 17 है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, इसमें 17 भर सकते हैं। और आपको तरीका भी बताया हुआ है कि अपने पास जो फर्स्ट जो होता है अपने पास ये न्यूक्लियस होता है, इस वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, दूसरे वाले कक्षक में 8 भरे जा सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास 8 आ गए। ठीक है, क्लियर है चीज़, तो यहाँ 8 आ गए। अब देखिए, टोटल जो इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं वो अपने पास 10। तो इस वाले कक्षक में अपने पास कि अगर 2n² वाला फॉर्मूला लगा है तो 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो रिमेनिंग कक्षक में अपने पास कितने आ सकते हैं, 7। तो जो विन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 2 8 7। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा अपने पास क्या होगा, 2 8 7। तो वो किस में है, बी में है। ठीक है, तो आंसर की में देख लीजिएगा जो आपको दे रखा है कि ठीक है, वो अपने पास बी दे रखा है, तो बी राइट आंसर है। ठीक है, 51 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिएगा, यदि किसी तार, ठीक है, यदि किसी तार की लंबाई को धातु के तार का क्षेत्रफल, दैट मीन्स जो कह रहा है कि अपने पास जो एक तार है अपने पास, ठीक है, इस तार की जो अपने पास जो क्षेत्रफल है इसको क्या कर रहा है, वो दुगना कर रहा है। ठीक है, यानी कि 2a कर दिया, नया क्षेत्रफल जो है अपने पास वो दुगना कर दिया। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R=ρ L/A। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 आ गया, तो दैट मीन्स यहाँ भी 2 आना चाहिए, क्योंकि अपने पास विलोम अनुपाती है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा अपने पास, आधा हो जाएगा। तो ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन देखिए आंसर की में भी क्या दे रखा है अपने पास, बी दे रखा है। दैट मीन्स ये जो रेस्पॉन्स है वो सही दे रखा है। क्लियर चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक है, हिंदी में बोल देता हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। तो देखिएगा कि जो चालकता है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक किसकी होगी, जिसकी अपने पास रजिस्टिविटी सबसे कम हो। रजिस्टिविटी सबसे कम होगी तो चालकता क्या होगी,
1/ρ, ठीक है। 1/ρ यानी कि अगर रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब देखिए आपको चांदी की जो मैंने अपने पास रेजिस्टिविटी लिखवा रखी है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। क्लियर चीज़। इसी तरीके से आपको एल्युमिनियम की भी लिखवा रखी है, वो होती है 2.56 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। कॉपर की भी लिखवा रखी है 1.76 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो देखिए सबसे कम जो है अपने पास निकल की, तो इनसे ज़्यादा ही होती है, तो सबसे कम किसकी हो गई अपने पास, ठीक है। सबसे कम हो गई अपने पास किसकी, चांदी की। दैट मीन्स चालकता किसकी ज़्यादा होगी, चांदी की होगी। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो सिल्वर होगा, यानी कि चांदी होगा, ठीक है। तो डी आपका अपने पास आंसर क्या होगा, सही होगा। आंसर की में जो आंसर दिया गया है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंडक्टेंस इज ए रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, यानी कि जो कंडक्टेंस है उसका व्युत्क्रम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि 1/g किसके इक्वल होगा। आपको पता है कि बेटा g बराबर क्या होता है 1/r। अगर मैं इसको 1/g लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, रेजिस्टेंस c वाला है, ठीक है, यानी प्रतिरोध के इक्वल होता है। हिंदी वाले में देख लीजिएगा। तो राइट आंसर क्या दे रखा है, c दे रखा है। राइट आंसर आपको क्या दे रखा है बेटा, c दे रखा है, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, जो आंसर की में दे रखा है वो सही है, यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिमूव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मशीनरी। तो देखिए यहाँ मेरे पास कोई मशीन है, तो यहाँ पर कोई चार्ज है, इस चार्ज को आपको क्या करना है, रिमूव करना है। तो आप क्या करना पड़ेगा, इस फ्रेम को क्या कर देना चाहिए, ग्राउंड कर देना चाहिए, ठीक है, यानी भू संपर्कित कर देना चाहिए। तो अपने पास क्या हो जाएगा, चार्ज रिमूव हो जाएगा। तो दैट मीन्स फ्रेमवर्क को क्या कर देना चाहिए, ग्राउंड कर देना चाहिए। तो इसके लिए आंसर की में भी जो दे रखा है वो ए दे रखा है, तो यानी कि ये राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, दोनों में दे रखा है आपको, हिंदी में भी दे रखा है, इंग्लिश में भी दे रखा है। जैसे आप कंफर्टेबल हो वो दोनों क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरे को जो नज़र आएगा मैं वो पढ़ लेता हूँ, कभी कभी इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, कभी कभी हिंदी में। मैं दोनों के साथ कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। आप वो चीज़ देखिएगा जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। क्लियर चीज़। तो अब देखिएगा यहाँ दे रखा है नाइक्रोम वायर इज यूज एज द हीटिंग एलिमेंट बिकॉज इट, ठीक है। भी नाइक्रोम वायर को एज ए ऊष्मक तंतु यूज किया जाता है, क्यों, ठीक है। कि इसका जो है विशिष्ट प्रतिरोध निम्न होता है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। क्लियर चीज़। दूसरा दे रखा है निम्न गलनांक, अगर निम्न गलनांक होगा तो बहुत जल्दी वो पिघल जाएगा, ठीक है। उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता, ये सही होगा, ये होना चाहिए। आगे वाले ऑप्शन भी देख सकते हैं। उच्च चालकता, कि भाई देखिए जब अपने पास रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो चालकता तो ज़्यादा हो ही नहीं सकती, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उच्च क्रीप प्रतिरोध, ठीक है, तो क्रीप आप जानते हो ना, रैंकर चल रहा, तो वो चीज़ इसमें आएगी नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स आंसर जो सी सही है अपने पास, और आंसर की में भी क्या दे रखा है, सी। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी, यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, ठीक है। 56 में क्या कह रहा है, 56 में कह रहा है कि 4 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैरड 16 माइक्रोफैरड 32 माइक्रोफैरड एंड 64 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर क्या हो जाता है, ऐड हो जाते हैं। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ठीक है। तो यहाँ अपने पास ये 8 दे रखा है, ये 16 दे रखा है, ये अपने पास 32 दे रखा है और ये 64 दे रखा है। अब आपको पता है कि जो अपने पास 32 है और ये अपने पास 60 है, इनको ऐड कर लेते हैं। सबको ऐड करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 120 माइक्रोफैरड। अब देखिएगा कि जब ऐड करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन तो कम आ रहा है ना, ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों तो क्वेश्चन वैसे ही ऑप्शन कट जाएंगे। तो देखिए 64 से तो ज़्यादा ही आएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये अपने पास 15 दे रखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं थी। जो लॉजिक मैं आपको क्लास में बताता हूँ कि भाई पैरेलल में अपने पास अगर कैपेसिटर दे रखा है, जो अपने पास सबसे ज़्यादा मान जिसका होगा उससे अधिक आने वाला है, तो सबसे ज़्यादा मान किसका था, 64 माइक्रोफैरड। तो इससे ज़्यादा ही आंसर आएगा। तो ये दोनों तो वैसे ही कम आ गए थे, ये दोनों कट गए, दोनों वैसे ही ऑप्शन में गलत थे, ठीक है। 64 से तो ज़्यादा आने वाला है ना, दोनों कम है 64 से, तो एक ही आंसर था। तो ये देखिए कभी कभी समय बचाने का तरीका होता है, ठीक है। क्लियर चीज़। तो इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं था अपने पास क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 कि 57 नंबर में क्या दे रखा है आपको, इन्हें RLC सीरीज सर्किट द इम्पिडेंस ऑफ Z एट रेजोनेंस इज इक्वल टू, ठीक है। आपको बता रखा है भाई सीरीज रेजोनेंस सर्किट होगा, दैट मीन्स XL माइनस XC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास जो इम्पिडेंस होता है Z कैसे लिखते हैं, R प्लस
जे एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है, इस तरीके से निकलते हैं। तो z बराबर क्या आ जाता है, r आ जाता है। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला आप जो नॉर्मली पढ़ते हैं सीरीज RLC सर्किट में, z इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट लेते हैं, ठीक है। तो ये आप जीरो पुट कर दोगे, ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट में अपने पास लोगे तो ये आर आने वाला है। तो कैसे भी कर लीजिए, तो किसके इक्वल आएगा अपने पास, आर के इक्वल आएगा। तो आंसर की में भी क्या दे रखा है आपको, बी रेस्पॉन्स दे रखा है। तो ये डेफिनेटली ये भी अपने पास क्या है, आंसर सही है। यहाँ कोई रेस्पॉन्स नहीं है, यहाँ कोई अपने पास ऑब्जेक्शन भी नहीं है, ठीक है। चलें अपने पास आगे, क्वेश्चन नंबर 58। तो देखिएगा यहाँ जो भी क्वेश्चन दिया अभी तक उनमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक हम अराउंड द ट्रांसफॉर्मर इज मेनली एट्रीब्यूट, ठीक है। ये कहता है कि जो अपने पास जो इलेक्ट्रिक हम यानी कि गुंजन रव जो है ना, कि अपने पास जो कंपन की आवाज़ सुनाई देती है, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक हम, इसको इसने, देखो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हमेशा इंग्लिश वर्ड कोई किस में लिख देता है, वो हिंदी में लिख देता है, ये डिफ़िकल्टी लेवल है। अब इसको अगर मैं किसी क्या लिख देता, गुंजन रव लिख देता, तो आप क्या कहते हैं कि अपने पास जो निम्न इंस्टीट्यूशन की लैंग्वेज है वो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आजकल जो है इंग्लिश है उसी को हिंदी में लिख रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल होगा। इसलिए क्लास में भी मैं दोनों चीज़ें साथ में पढ़ाता हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और कुछ वर्ड्स जो आते हैं निम्न इंस्टीट्यूशन के वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ अपने पास क्या है कि देखिए जो ट्रांसफार्मर की कोयल है, ठीक है, ये अपने पास कोर हो गई, ये अपने पास कॉइल हो गई, ठीक है। जब हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, जब हम सप्लाई देते हैं, ये ट्रांसफार्मर अपने पास क्या, यहाँ सप्लाई देंगे तो अल्टरनेटिंग सप्लाई होगी, तो यहाँ करंट मैक्सिमम होगा, तो हीट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो कॉइल अपने पास क्या होगी, एक्सपैंड होगी, फैलेगी, ठीक है। और जैसे ही करंट अपने पास जीरो होगा तो वहाँ कूलिंग होगी, तो अपने पास कॉइल क्या होगी, सैचुरेट होगी। तो यानी कि एक्सपैंड होगी और सैचुरेट होगी, उस समय जो अपने पास इसको बोला जाता है चुंबकीय संकुचन। क्या बोलता है, चुंबकीय संकुचन, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन, ठीक है, जिसके कारण ये आवाज़ उत्पन्न होती है। तो यहाँ राइट आंसर होगा मैग्नेटिक स्ट्रिक्शन, ठीक है, चुंबकीय संकुचन या चुंबकीय विरूपण। तो सी में सही दे रखा है आपको, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने पास सी, ठीक है। तो यहाँ भी कोई ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, बता रखा है क्लास में, ठीक है, यहाँ कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन आता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। और इसमें मैं मॉडरेट क्वेश्चन मानता हूँ इसमें, कि अगर अपने पास सभी क्वेश्चन देखा होगा तो आधे से ज़्यादा बच्चों ने अपने पास ये गलत किया होगा, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि 70% लोगों ने गलत किया होगा, ठीक है, क्योंकि ये कोर उठाया गया अपने पास जो है, अपने पास वेल्डर वाले से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ दे रखा है कि फॉलोइंग इज ए हार्ड सोल्डर, ठीक है, यहाँ पूछा गया है हार्ड सोल्डर के बारे में, ठीक है, किसके बारे में पूछा गया, हार्ड सोल्डर के बारे में। और देखिए हार्ड सोल्डर जो है उसको बनाया जाता है किसके साथ, कॉपर प्लस जिंक और सिल्वर, ठीक है, क्लियर चीज। हार्ड सोल्डर जो बनता है वो किसके साथ बनता है, कॉपर प्लस जिंक जस्ता यूज कर सकते हो या फिर सिल्वर यूज कर सकते हो, क्लियर चीज। और सॉफ्ट सोल्डर जो बनाया जाता है, सॉफ्ट सोल्डर बनता है अपने पास लेड और टिन का, ठीक है, क्लियर चीज। तो यहाँ मिस्टेक क्या हो गई, आपको जो सोल्डर वायर है वो पढ़ाया जाता है, हार्ड और सॉफ्ट नहीं पढ़ाया जाता। तो दैट मीन्स ये अपने पास क्या है कि जो राइट आंसर होगा डी होगा, क्योंकि यहाँ सिल्वर ले रखा है, या जिंक भी ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है, जिंक भी हो सकता है। तो यहाँ भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं बनता, तो दैट मीन्स इसे मार्क कर लेना, ये अपने पास डिफिकल्ट लेवल का अपने पास एक क्वेश्चन है। क्योंकि जैसे डिफिकल्ट लेवल अपने पास बढ़ेंगे, 10-12 क्वेश्चन होंगे, तो उसके अनुसार आपके मार्क्स भी वेरी करेंगे, ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ जो राइट आंसर दे रखा है इन्होंने भी डी दे रखा है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ड्यूरिंग द स्टार्टअप ऑफ द रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर द सेंट्रीफ्यूगल स्विच अंटिल द मोटर स्पीड अप, ठीक है। अब देखिएगा कि आपको बता रखा है कि जब अपने पास मोटर को स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, तो मोटर को स्टार्ट करते हैं तो अपने पास क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो जुड़ा रहता है, ठीक है, क्लियर चीज़। और जैसे ही अपने पास मोटर अपने पास स्पीड अटेंड कर लेती है 75 से 80%, तो वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच अपने पास अलग हो जाता है, और उससे कौन सी वाइंडिंग अलग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग अलग होती है। तो यहाँ देख लीजिएगा क्वेश्चन जो दे रखा है, क्या दे रखा है, एक रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर में स्टार्टअप के दौरान सेंट्रीफ्यूगल स्विच जब तक कि मोटर गति ना पकड़ ले बंद हो जाता है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग को केवल तब तक कनेक्ट किया रहता है, ठीक है। और यहाँ दे रखा बंद हो जाता है और रन वाइंडिंग को केवल तब तक कनेक्ट के लिए रहता है, ठीक है, खुल जाता है और रन वाइंडिंग को डिसकनेक्ट कर देता है, खुल जाता है। अब देखिएगा ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, कि आपके जो डाउट होगा वो अपने पास क्या होगा, रन वाइंडिंग को डिसकनेक्ट कर देता है, तो ये तो गलत है, ठीक है, यह इन दोनों में डाउट होगा, ठीक है।
बंद हो जाता है। तो ये कह रहा है कि स्टार्टअप के दौरान, यानी कि जब उसे स्टार्ट किया जा रहा है मोटर को, तब तो अपने पास बंद ही रहता है। तो दैट मीन्स राइट आंसर जो होगा अपने पास क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो रेस्पॉन्स की में भी जो आंसर की है उसमें भी क्या दे रखा है, यहाँ भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 61। इन अ शेडेड पोल मोटर शेडिंग कॉइल आर प्रोवाइडेड। ठीक है, तो देखिएगा कि आपको पता है कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, और सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए आप अपने पास उसे फेज स्प्लिट मोटर बनाते हो। ठीक है, तो वहाँ अपने पास जो शेडेड रिंग यूज़ की जाती है, ठीक है, वो अपने पास क्या देती है, फेज को स्प्लिट कराती है, या फिर अपने पास कहते हैं कि ठीक है वो अपने पास रोटेटिंग फील्ड अपने पास प्रोड्यूस करती है। तो जो राइट आंसर होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रोड्यूस ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और शेडेड रिंग जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है बेटा, कॉपर की बनी होती है। तो यहाँ राइट आंसर अपने पास सी है, घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। और आंसर की में भी क्या दे रखा है, सी। यहाँ भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं बनता, और ये भी कोई डिफिकल्ट लेवल वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस द डीसी सीरीज मोटर इज एसेंशियल। यानी कि किस अपने पास एप्लीकेशन में डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ये चिल्ला कर आपको बताया गया था कि भाई ये अपने पास इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो है, विद्युत क्रेन, इन सब में अपने पास डीसी सीरीज मोटर यूज़ होती है। तो लेथ तो अपने पास गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें डीसी शंट मोटर यूज़ होती है। रेफ्रिजरेटर, इसमें शेडेड पोल मोटर यूज़ होती है, भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन दे रखा है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो राइट आंसर अपने पास सी हो जाएगा। तो आंसर की में भी सी दे रखा है, तो यहाँ भी आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं बनता। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, विच कंपोनेंट ऑफ द फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट इज यूज गेट द वोल्टेज सर्ज एट स्टार्टिंग। अब देखिएगा कि यहाँ पूछा गया है कि जब ट्यूबलाइट जो है फ्लोरोसेंट लैम्प को जब स्टार्ट किया जाता है, उस सिचुएशन में अपने पास जो सर्ज है, वोल्टेज सर्ज किस में होती हैं। ठीक है, अब देखिएगा ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है 800 वोल्ट से लेकर 1500 वोल्ट, यानी 800 से 1500 वोल्ट। तो इनफ इतना अपने पास वोल्टेज होता नहीं है, इसलिए क्या यूज़ करते हैं, चॉक कॉइल यूज़ करते हैं वोल्टेज स्पाइक के लिए, यानी वोल्टेज सर्ज के लिए। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर है अपने पास वो क्या आ जाएगा, चॉक आ जाएगा। ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ आंसर की में भी आपको क्या दे रखा है, बी। दैट मीन्स इसका मतलब यहाँ भी कोई ऑब्जेक्शन आपका नहीं बनता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रेणी और समांतर दोनों प्रकार के डीसी परिपथों के लिए सत्य है। अब देखिए ऑप्शन पढ़िए कि देखिए यहाँ दे रखा है प्रतिरोध योगात्मक होते हैं, प्रतिरोधक। ठीक है, ये गलत है भाई। देखो अपने पास क्या है, सीरीज में तो जुड़ जाते हैं, R = R1 + R2 हो जाते हैं, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है आपने। धाराएं योगात्मक होती हैं, तो देखिए सीरीज में अपने पास क्या हो जाती है, करंट अपने पास समान रहती है, लेकिन अगर अपने पास पैरेलल में देखें तो I1 + I2 जितनी ब्रांचेज होती हैं जुड़ जाती हैं, ये भी गलत हो गया। ठीक है, वोल्टेज योगात्मक होते हैं, वोल्टेज अपने पास क्या है कि सीरीज में योगात्मक होते हैं, लेकिन पैरेलल में अपने पास क्या होते हैं, समान होता है, तो इस बात में ये भी गलत हो गया। दैट मीन्स पावर एडिटिव होती है, तो पावर अपने पास दोनों ही सर्किट में क्या हो जाती है, एडिटिव हो जाती है। दोनों को अगर आप कैलकुलेट करेंगे I² से, तो दोनों में ऐड होगी पावर। क्लियर चीज़। तो जो राइट आंसर होगा अपने पास वो क्या होगा, डी होगा। और यहाँ आंसर की में भी क्या दे रखा है, डी। तो यहाँ भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं बनता। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, लेकिन रिपीट हो चुका है एग्जामों में, तो दैट मीन्स यहाँ भी कोई जो है पढ़ने वाला बच्चा इसको गलत नहीं करेगा। ठीक है, इसरो में बहुत बार रिपीट हुआ है, DMRC में भी आ चुका है ये। ठीक है, तो बुक में भी ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। ठीक है, जिन बच्चों ने मेरी बुक पढ़ी होगी तो वहाँ ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं कि द स्पीड ऑफ डीसी मशीन इज मेजर्ड बाय यूजिंग। ठीक है, अब देखिए वोल्ट मीटर से तो वोल्टेज मापते हैं, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा। एमीटर से धारा मापते हैं, ये अपने पास क्या कट जाएगा, एमीटर भी कट जाएगा। टैकोमीटर से स्पीड मापी जाती है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, मोनोमीटर से दाब मापा जाता है, तो ये भी गलत हो गया। मल्टीमीटर से आप सभी माप सकते हैं वोल्टेज करंट, लेकिन स्पीड नहीं माप सकते। तो यहाँ पता चल गया कि टैकोमीटर आपका राइट आंसर है। दैट मीन्स यहाँ अपने पास आंसर की में क्या दे रखा है, सी दे रखा है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं बनता, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट है, फॉर ए शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन द रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। हाँ, इसको मान सकते हैं कि ये डिफिकल्ट लेवल में आपके आता है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट जब निकालेंगे तो यहाँ पूछा है कौन सा ट्रांसमिशन लाइन में, वो होता है -1। ठीक है, क्या होता है, -1। तो डायरेक्ट अपने पास मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि ये बीटेक और अपने पास डिप्लोमा में चलता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2Z/Z1 + Z2। एक तो वोल्टेज का, एक करंट का होता है, ZL - Z0/Z1+। ठीक है, जहाँ सर्ज इम्पिडेंस का फॉर्मूला रखा जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अपने पास ये जिस बच्चे ने भी क्या होगा तो तुक्के ही मारे होंगे, तो गलत भी हो सकता है, सही हो सकता है, तो इसे मैं कंसिडर करता हूँ डिफ़िकल्टी लेवल में। ठीक है,
क्लियर चीज़। नेम्स जो अपने पास आंसर की में भी आपको बी दे रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्लियर चीज़, ठीक है। क्योंकि आप देखो यहाँ भी देखोगे ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कि अपने पास जो ZL अपने पास उसका लाइन का, तो ये अपने पास 0 हो ही जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस Z0 अपॉन Z0 होगा, तो ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी -1। तो इस तरीके से निकाला जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये चीज़ें ध्यान नहीं रखनी, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट लेवल में से कंसिडर कर रहे हैं अपने पास, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए अभी तक आपके, और अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं इनिशिएट हुआ है कि जहां आप ऑब्जेक्शन लगा सकें। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज डज नॉट अलाउ टू इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू इट, ठीक है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को उसी से होकर प्रवाहित नहीं होने देता। तो ऐसे जितने पदार्थ हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंसुलेशन बोलते हैं। और इंसुलेशन जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिनका इंसुलेशन होता है उनमें अपने पास धारा का प्रवाह नहीं होता। तो ऑप्शन देखिए, पोरोसिलिन, दैट मीन्स ये सही है, यहाँ कांच ये भी सही है, बैकेलाइट है ये भी सही है, अभ्रक है ये भी सही है। तो सारे विकल्प सही है, तो विकल्प में से सभी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ई। और आंसर की में भी क्या दे रखा है, ई। तो यहाँ भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। तो यहाँ भी कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है, बस क्वेश्चन जिस बंदे ने अच्छे से पढ़ा होगा वो डेफिनेटली सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपने पास 68, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द 200 वाट 250 वोल्ट लैंप। क्या बात है, ये तो क्वेश्चन एज इट इज अपने पास क्लास में कराया हुआ है, ठीक है। आपको बताया ना कि लैंप का जो रेजिस्टेंस है R इक्वल्स टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन P। तो यहाँ V आपको दे रखा है 250 मल्टीप्लाई 250 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ठीक है। 0 से अपने पास 0 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए 600 का आधा होता है 300 और 25 का आधा होता है अपने पास 12.5, तो ये 312.5। तो डी राइट आंसर होगा। तो डी राइट आंसर है, तो अपने पास यहाँ भी आंसर के में भी क्या दे रखा है, डी दे रखा है। तो यहाँ भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 69, द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज वायर डिपेंड ऑन द, ठीक है। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो देखिए अगर फ्यूज रूल पढ़ूँ मैं, I इक्वल्स टू KD⁻3/2, ये फ्यूज रूल है, ठीक है। अब देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एरिया अपने पास क्या होता है, πd²/4, क्लियर चीज़। क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा, डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मटेरियल किसका है उस पर भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर। तो यहाँ अपने पास ऑल ऑप्शन करेक्ट है, तो ई आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और आंसर की जो आंसर की जो दे रखी है उसमें भी ई है, तो यहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं बनता। लेकिन ये क्वेश्चन अपने पास आप डिफ़िकल्ट लेवल में डाल सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने अपने पास फ्यूज लो नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो इस क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर चीज़। तो बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने ये पढ़ा होगा, तो मैं इसे डिफ़िकल्ट लेवल में डाल रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है अपने पास, द स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज द, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है अपने पास वो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो 1.4 माइक्रोफैराड से ज़्यादा के नहीं बनाए जाते। तो दैट मीन्स वहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज़ करते हैं। इनकी कैपेसिटी अपने पास, और बता भी रखा है आप लोगों को कि 240 माइक्रोफैराड से ज़्यादा का नहीं बनाया जाता है, ठीक है, चिल्ला के बताया क्लास में, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है वो दे रखा है। तो ये राइट आंसर ए सही है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास 71 देखिए, इफ़ द वायर 0.3 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि आर आपको कितना दे रखा है अपने पास 0.3 ओम दे रखा है, ठीक है। देन रेजिस्टेंस डबल लेंथ, ठीक है, रेजिस्टेंस अपने पास लेंथ के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये दुगना किया तो ये भी क्या हो जाएगा, दुगना, दैट मीन्स यहाँ 2 लिखो आप। देन रेजिस्टेंस बिकम्स, ठीक है, आ जाएगा 0.6, ठीक है, यहाँ कोई डिफिकल्टी थी नहीं अपने पास, 0.6 बी में दे रखा है, दैट मीन्स आंसर सही है, क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72 दे रखा है आपको, द रेशियो ऑफ बिटवीन द टोटल लुमेन रिसीव्ड, ठीक है, यानी कि जो अपने पास कुल फ्लक्स अपने पास आया, प्राप्त हुआ, कुल फ्लक्स अपने पास आया, और द कुल लिमिट जो कुल फ्लक्स अपने पास इमिटेड किया गया, तो इसको बोला जाता है यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है। ये अपने पास किसका है, यूटिलाइजेशन हुई, क्या हम बताए गए आपको रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, बीम फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा। और यहाँ भी आंसर के में क्या दे रखा है, बी दे रखा है, दैट मीन्स यहाँ भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अपने पास जो है कि अगर आप देखें तो ये बुक में दे रखा है, ऐसे कोई बात नहीं है कि यहाँ भी कोई डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है, ठीक है।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने पास 73, ठीक है। 73 क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दे रखा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो देख रखा है, पर्पस ऑफ द संट इन एमीटर इज यूज टू, ठीक है। तो देखिए संट क्यों यूज़ किया जाता है, तो देखिए ये एमीटर अपने पास, ठीक है, इसके साथ में संट जो लगाया जाता है उसका आपसे उपयोग पूछा जाता है। तो देखिए संट अपने पास जो होगा वो अपने पास क्या होता है, कम वैल्यू का होता है, ठीक है, और कम वैल्यू का होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसी से फ्लो होगा, तो बाईपास द करंट, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही है, बाईपास द करंट यानी करंट को बाईपास करना। तो आंसर की में भी ए दे रखा है, तो दैट मीन्स यहाँ भी अपने पास ये क्वेश्चन का कोई डिफ़िकल्टी लेवल नहीं था, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ा रखा है आपको मेजरमेंट जब पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 74 इज डिफाइन एज द RMS वैल्यू ऑफ द फर्स्ट लूप ऑफ द फॉल्ट करंट, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है कि मेरे पास मान लो कि ये अपने पास ये फर्स्ट लूप है, यहाँ फॉल्ट करंट है, यहाँ मेरे पास फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है और शॉर्ट सर्किट के दौरान जो फ्यूज़ से करंट फ्लो होता है उस करंट को क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है प्रोस्पेक्टिव करंट, ठीक है। यानी कि जब फ्यूज अपने पास, जब जैसे करंट जब अपने पास फॉल्ट आया उस समय फ्यूज के दौरान जो करंट फ्लो होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव करंट। तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, संभावित करंट, यहाँ जो राइट आंसर है ए, बिल्कुल सही है। तो ये डिफ़िकल्ट लेवल है बच्चों ने, मैं यहाँ अपने पास ये 4th नंबर का क्वेश्चन जो है वो डिफ़िकल्ट लेवल में, हो सकता है कि बहुत कम बच्चे इस पर तुक्का सही लगा पाएँ, लेकिन क्या है कि 90% बच्चों को ये नहीं पता होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी क्वेश्चन नंबर 75 व्हेन द फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड तो जंक्शन डायोड इट, ठीक है, यानी कि जब जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में लागू किया जाता है तो क्या होता है। तो देखिएगा कि मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ कि ये अपने पास डायोड है, ठीक है, क्लियर चीज़। फॉरवर्ड बायस का मतलब आप जानते ही हैं, फॉरवर्ड बायस का मतलब हो गया अपने पास कि जो P वाला सिरा है वो अपने पास प्लस से जुड़ेगा, ठीक है, और माइनस वाला किससे जुड़ेगा, N से जुड़ेगा, ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस होगा। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब आप डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम में अपने पास यहाँ प्लस वाला बनाते हैं या माइनस वाला बनाते हैं तो इसके बीच में बनता है बैरियर। तो जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ता है तो यहाँ अपने पास क्या है कि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिक्रीज होने लगती है और बैरियर वोल्टेज क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। इस कारण से अपने पास क्या है कि डिप्लेशन लेयर की विड्थ भी डिक्रीज होने लगती है और करंट फ्लो होने लगता है, क्लियर चीज़, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि ऑप्शन देखने पड़ेंगे आपको कि अगर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है पहले वो ऑप्शन सही होगा, अगर वो नहीं है तो फिर कौन सा सही होगा अपने पास, डिक्रीज द बैरियर पोटेंशियल, यानी कि विरोधी विभव का मान कम होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं अपने पास, कह रहा है कि विरोधी विभव का मान बढ़ता है, तो ये तो गलत हो गया। विभव अवरोध अपने पास घटता है, ये सही है, लेकिन और देखते हैं कभी अपने पास विद्युत क्षेत्र वाला ना दे रखा हो इसने। बहुमत वाहक करंट का शून्य का कम कर देता है, ये गलत है। अल्पसंख्यक वाहक करंट शून्य तक कम कर देता है, ये भी गलत है। अवक्षय परत को बढ़ाता है, ये घटती है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा आंसर की में क्या दे रखा है, आंसर की में भी बी दे रखा है, दैट मीन्स ये अपने पास राइट क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर चीज़। तो ये भी आप अपने पास डिफिकल्ट लेवल में ले सकते हैं क्योंकि इतना डीपली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन जो स्टूडेंट हमसे पढ़े हैं उनको बताया हुआ है ये चीज़, तो उनके लिए वो क्वेश्चन बहुत आसान रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है, विच कंपोनेंट ऑफ CRT मेनली कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, क्लियर चीज़। अब देखिएगा यहाँ ब्राइटनेस जो है अपने पास, एनोड जो है, एनोड और कैथोड, ये तो टर्मिनल है, ठीक है। कैथोड अपने पास गर्म होता है, इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को इमिट करना। कंट्रोल ग्रिड जो है अपने पास इलेक्ट्रॉन की संख्याओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। फोकसिंग इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये अपने पास फोकस बनाए रखता है। इलेक्ट्रॉन गन तो पार्ट होता है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो फोकसिंग एनोड है ये फोकस बनाने का काम आता है, तो ये भी अपने पास गलत है। तो यहाँ जो आंसर सही माना जा सकता है दैट मीन्स कंट्रोल ग्रिड आपका सही होगा। तो राइट आंसर अपने पास क्या है, सी सही दे रखा है, ठीक है, क्लियर चीज़। इस वाले को आप डिफ़िकल्ट लेवल में डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली है। CRO में जब अपने पास इमेज बनाई होगी तब बताया होगा आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट कंज्यूम इन 1000 वाट लैम्प फॉर 10 आवर, ठीक है। तो देखिए यूनिट कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि यूनिट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। भाई यूनिट आपको कैलकुलेट करनी है तो देखिए टोटल अपने पास जो P है, P इंटू टी होता है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, 1000 होता है, ठीक है, क्योंकि अपने पास kWh में निकलती है यूनिट। तो यहाँ ये अपने पास 1000 दे रखा है आपको, ये 10 दे रखा है और नीचे कितना दे रखा है, 1000, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 10 यूनिट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ अपने पास राइट आंसर डी होगा। तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन में भी क्या दे रखा है, डी दे रखा है। तो ये कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ अपने पास आंसर डी सही है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पूछा है
CFL इन इल्यूमिनेशन स्टैंड फॉर, तो ये बता रखा है आपको कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। तो ऑप्शन देखिएगा यहाँ सी में लिखा हुआ है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, तो ये भी सी है, यहाँ कोई डिफ़िकल्ट लेवल नहीं था। तो अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जेविनल के आंसर की में। विच इज़ द फॉर्म ऑफ अपोजिशन दैट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एग्जिबिट टू पासेज ऑफ द AC बिकॉज ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है कि जो AC के मार्ग में कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का जो विरोध है उसे किससे दर्शाया जाता है। ठीक है, उसको रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था, बिल्कुल बताया हुआ है। ठीक है, डेफिनेशन तो यहाँ ए राइट आंसर होगा, तो आंसर की में भी ए दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वेरिएबल रजिस्टर आर अवेलेबल एज लीनियर टाइप, लोगरिथमेटिक टाइप, स्टेपिंग टाइप, पल्सिंग टाइप, बोथ लीनियर एंड लोगरिथमेटिक टाइप। देखिएगा कि जो अपने पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, लीनियर टाइप भी हो सकता है अपने पास और लोगरिथमेटिक टाइप्स भी हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली अपने पास जो लीनियर टाइप है आप वो मशीन में यूज़ कर लेते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने पास नॉन लीनियर टाइप यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, और वो अब लोगरिथमेटिक टाइप के भी होते हैं। तो यहाँ जो है डी अपने पास राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर की में भी क्या दे रखा है, डी दे रखा है। क्लियर चीज़, तो इसे आप क्या है डिफ़िकल्ट लेवल में ले सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस के जो टाइप हैं उसमें आपको इनके नेचर के बारे में नहीं पढ़ाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। द एम्पलीफायर विच रिटेन द शेप ऑफ द इनपुट सिग्नल एट द आउटपुट आर कॉल्ड। ठीक है, यानी कि एम्पलीफायर जो आउटपुट इनपुट सिग्नल के आकार का कायम रखते हैं क्या कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि ये आपको ये कह रहा है कि अगर मेरे पास ये एम्पलीफायर था, इसकी शेप ये थी और आउटपुट में भी अपने पास इसकी शेप अपन को ऐसी ही मिल जाए, तो दैट मीन्स ये कैसा है। ठीक है, उसी नेचर का मिल रहा है, तो ये अपने पास लीनियर टाइप का एम्पलीफायर होगा। कैसा होगा, लीनियर टाइप का। ठीक है, तो रेखिक एम्पलीफायर बोलते हैं। तो यहाँ अपने पास सी आंसर बिल्कुल ठीक दे रखा है। क्लियर चीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, ए वेव ट्रैप इज है। ठीक है, देखिए वेव ट्रैप सिंपल सी बात है, आपको बता रखा है ये रेजोनेंट सर्किट होता है। ठीक है, तो बहुत ये भी अपने पास क्या है कि डिप्लोमा और बीटेक लेवल का क्वेश्चन है, वहाँ पढ़ाया जाता है, इतना ज़्यादा डीपली नहीं आता। तो इसे भी अपने पास क्या डिफ़िकल्ट लेवल में रखता हूँ मैं। बाकी आप सब समझ सकते हैं कि आपको कैसा लगा होगा, आपको आता है या नहीं आता। ठीक है, वेव ट्रैप तरंग। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने यही आंसर दे रखा है, नल सर्किट। What is the function of the stator frame in a alternator। ठीक है, What is the function of the stator frame in a alternator। ठीक है, तो देखिए जो अल्टरनेटर है उसमें स्टेटर जो है उसका क्या अपने पास सिग्निफिकेंस है, यहाँ पूछा है। देखिए हिंदी में देखिए अल्टरनेटर में स्टेटर फ्रेम का क्या तात्पर्य होता है, आर्मेचर को लंब रूप करना, आर्मेचर वाइंडिंग को होल्ड करना, पूरी मशीन को सुरक्षित रखना, फ्लक्स के लिए वापसी पथ के रूप में कार्य करना, पूरी मशीन को फिर से चालू करना। तो देखिए यहाँ देखिएगा आर्मेचर को वर्टिकल करना इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पूरी मशीन को सुरक्षित रखना ये अपने पास किसका पार्ट होता है, बॉडी का। पूरी मशीन को फिर से चालू करना ये भी अपने पास बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, अब बचते हैं दो, आर्मेचर वाइंडिंग को होल्ड करना, फ्लक्स के लिए वापसी पथ के रूप में कार्य करना। अब देखिए दोनों चीज़ देखिए आप, अपने पास जो फ्रेम है स्टेटर फ्रेम है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, क्लियर चीज़। अब ध्यान रखना कि अपने पास जो अल्टरनेटर है वो 2 टाइप्स के होते हैं, रोटेटिंग फील्ड टाइप और रोटेटिंग आर्मेचर टाइप। ठीक है, अगर मैं रोटेटिंग आर्मेचर टाइप की बात करूँ तो ठीक है, रोटेटिंग आर्मेचर टाइप की बात करूं और रोटेटिंग फील्ड टाइप की बात करूं तो दोनों में अपने पास जो स्टेटर वाइंडिंग जो है आर्मेचर वाइंडिंग वो अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग अपने पास स्टेटर पर होती है। ठीक है, और अपने पास जो फील्ड वाइंडिंग है वो अपने पास क्या होती है, आर्मेचर पर होती है, अगर रोटेटिंग फील्ड टाइप है तो। ठीक है, तो यहाँ अपने पास क्या है कि जो अपने पास कंसिडर किया जाता है वो ज़्यादातर जो कंसिडर किया जाता है वो अपने पास रोटेटिंग फील्ड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग अपने पास जो राइट आंसर होगा आर्मेचर वाइंडिंग को होल्ड करना। ठीक है, तो देखिए बी ही अपने पास आंसर की में दे रखा है, दैट मीन्स ये अपने पास सही दे रखा है। कि आपको बता भी रखा है कि भाई अपने पास जब अल्टरनेटर आपको दे रखे हो तो आपको अज्यूम कि ऐसा क्या करके लेके चलना है, रोटेटिंग फील्ड टाइप लेके चलना है। ठीक है, तभी आपके क्वेश्चन, क्योंकि वो अपने पास 2 ही स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, फीडिंग प्रॉपर्टी बता रखी है आपको, डायरेक्ट अपने पास करंट मिल जाता है, तो वो चीज़ें आप अपने पास याद रखें। ठीक है, क्योंकि जो भी सिग्निफिकेंस वाली चीज़ें जो आपको समझाई गई थी, अदरवाइज़ अपने पास क्या है कि ऐसा ही एक क्वेश्चन अपने पास डीसी मशीन में आता है कि जब आपको मोटर या जनरेटर नहीं दे रखा होता, कम्यूटेटर का फंक्शन पूछा जाता है, तो आज एज ए रेफरेंस आप क्या लेंगे, जनरेटर लेंगे। तो वो चीज़ें देखो वहीं पर अपने पास जो है
अगर किसी बच्चे ने इसे गलत समझ लिया होगा दैट मीन्स वो क्या कर लेगा, ठीक है, वो जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें अपने पास वो फ्रेम को क्या कर देगा कि भाई फ्लक्स पहचाना, फ्लक्स को रिटर्न पाथ पैदा करना होता है, तो वो गलत हो जाएगा अपने पास, ठीक है। यही छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको एग्जाम में पीछे धकेल देते हैं और आगे पूछ कर देते हैं, ठीक है। तो ये नॉलेज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एज एक्ट एज द बोथ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर, क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है। क्लियर चीज़। तो पिछला वाला क्वेश्चन भी आप डिफिकल्ट लेवल में डाल सकते हो क्योंकि डेफिनेटली अपने पास क्या है कि हर किसी से सही नहीं होगा वो। नेक्स्ट ये भी अपने पास डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि अब देखिए, लेकिन इसको ऑप्शन से देखें, मैंने बता रखा है ना आपको, यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, एक तो कन्वर्टर लिखा हुआ है और दूसरा क्या लिखा हुआ है, इन्वर्टर। तो मेटल रेक्टिफायर तो अपने पास क्या है, रेक्टिफायर दे रखा है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं ना, ठीक है। यहाँ भी रेक्टिफायर, ये भी आंसर नहीं होगा। सेमीकंडक्टर डायोड वो एसी को डीसी में काम बदलता है, तो दैट मीन्स ये भी क्या कर रहा है कि इन्वर्ट तो उल्टा करता है ना, डीसी को एसी में बदलता है, तो यहाँ क्या जाएगा, सिंक्रोनस कन्वर्टर। कन्वर्टर दोनों काम करते हैं बेटा, ठीक है, एसी को डीसी में बदलते हैं और डीसी को एसी में बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिंक्रोनस कन्वर्टर राइट आंसर होगा। फिल्टर तो अपने पास फिल्टर आउट करते हैं, दैट मीन्स यहाँ भी आंसर की में डी ऑप्शन दे रखा है, तो राइट आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है, चूज द एप्लीकेशन ऑफ ए डीसी सप्लाई, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन देखिएगा अपने पास इजीली आज पता चल जाएगा, ऐसे क्वेश्चन केवल ऑप्शन से करने होते हैं। तो स्ट्रीट लाइट, ठीक है, आपने रोड लाइट देखी होगी, गली मोहल्ले में जो लाइट लगे तो वहाँ तो एसी यूज़ करते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में भी आप एसी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। डिश वॉशर, वहाँ भी अपने पास क्या यूज़ कर रहे हो, एसी यूज़ कर रहे हो। फ़ैन में भी अपने पास एसी डीसी दोनों यूज़ हो सकती है, तो लेकिन इसमें डीसी के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, डीसी की आवश्यकता होती है। दैट मीन्स डी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन ए वोल्टेज स्टेबलाइजर आर टेस्टेड यूजिंग एन, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ गया है वोल्टेज स्टेबलाइजर में, तो उसको कैसे अपन चेक करेंगे, तो यहाँ लिखा वोल्टेज स्टेबलाइजर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोषों का परीक्षण किससे किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अगर अपने पास उन्हें चेक करना होता है तो दो ही चीज़ें हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, एक मल्टीमीटर यूज़ करते हैं, दूसरा अपने पास CRO यूज़ करते हैं। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, एमीटर ये तो गलत हो गया, वोल्ट मीटर ये गलत हो गया, वाट मीटर ये गलत होगा, पावर मापता है, गैलोमीटर अपने पास धारा को दर्शाता है, तो यहाँ राइट आंसर डी हो जाएगा, मल्टीमीटर, ठीक है। तो आंसर की में भी डी दे रखा है, यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, द रेशियो बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड द कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो है डी से डिनोट किया जाता है, ये एप्सिलॉन नॉट ई होता है, ठीक है। तो यहाँ अपने पास ये पूछ रहा है कि डी और ई का जब रेशियो होगा तो ये किसके बराबर आएगा, एब्सोल्यूट जो अपने पास बराबर आएगा वो अपने पास एप्सिलॉन के बराबर, इसे क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी तो अपने पास क्या जाएगा, सी राइट आंसर होगा। और यहाँ भी आंसर की में क्या दे रखा है, सी, ठीक है। दैट मीन्स ये सही दे रखा है और ये आपके डिफ़िकल्ट लेवल में चला जाता है क्योंकि ये अपने पास बीटेक में एक सब्जेक्ट होता है EMFT, तो वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया, तो काफ़ी मुझे नहीं लगता कि आप लोग सही कर पाए होंगे। बाकी आपके, क्योंकि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं कि जय बाण, राम बाण, शक्ति बाण, ठीक है, तो वहाँ कहीं ना कहीं रट लिया होगा, हो भी सकता है कि नहीं भी हो, बट फ़र्क नहीं पड़ता उन सब चीज़ों से। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, आप कोई सी भी बुक ले लो, ठीक है, तो उन्हें ना आप रट सकते हो कि एग्जामिनर हमेशा चीज़ें सोच सोच के बनाता है, इसी वजह से आप फेल होते हो। इसलिए कम पढ़ो चाहे, लेकिन कंसेप्ट के साथ पढ़ो, अच्छे टीचर के साथ पढ़ो, कि जो डिफ़िकल्टी फेस करनी है ना तो वो क्लास में ही हो जाए, कि बाहर एग्ज़ाम में आपको डिफ़िकल्टी फेस ही ना करनी पड़े, ठीक है। क्लियर चीज़। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज़ द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो देखिए थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी आपको बता रखी है 25 से 30% होती है। और मॉडर्न पावर प्लांट में अपने पास क्या यूज़ कर लेते हैं हम, अपने पास नॉर्मली अपने पास इकोनोमाइज़र यूज़ कर लेते हैं, जो पावर प्लांट की एफिशिएंसी 10 से 12% इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो अपने पास नॉर्मली 35 से 40% तक चली जाती है। तब यहाँ देखिएगा ऑप्शन जो है मोर देन 80% ये गलत है, 50 to 80% ये गलत है, ठीक है। ये मॉडर्न बॉयलर की एफिशिएंसी हो सकती है लेकिन पावर प्लांट की नहीं है। बिटवीन 40 to 50% ये गलत है, तो लेस देन 30%। दैट मीन्स यहाँ राइट आंसर जो है अपने पास आंसर की में ए सही दे रखा है, ठीक है। क्लियर चीज़। और इसमें उलझने की कोशिश भी नहीं है कि भैया आप कहोगे नहीं सर हमने ये पढ़ा है, नहीं, नॉर्मली जो है अपने पास, क्योंकि उसने बोला नहीं है कि इकोनोमाइज़र यूज़ किया गया है, तो भी 35 से 40% होती है, तो 40 to 50 तक तो जाना ही नहीं है ना, क्यों पहुँच रहे हो उस पर, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास ये अपने पास जो है क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवलिटी में है, ठीक है। ये आपको रटने वाली बात होती है कि लो हेड पावर प्लांट में हाइड्रोलिक क्रिस्टल में वेलोसिटी वाटर की क्या होती है, 2 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो यहाँ सही आंसर दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्वेश्चन इसे भी डिफ़िकल्ट लेवल टी में डाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर जो है 2 नवंबर का, वास्तव में ही अपने पास आपके लिए टफ रहने वाला है कि अभी तक 10-12 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं कि उनका जो डिफ़िकल्ट लेवल जो है आप लोगों के लिए बहुत भारी है, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग दीज पेल्टन इम्पल्स टर्बाइन बेस्ट सूटेड फॉर, तो देखिएगा आपको बता रखे हैं कि जो अपने पास टर्बाइन होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। एक तो होती है कैप्लान, एक होती है फ्रांसिस और एक होती है पेल्टन व्हील, ठीक है। क्लियर चीज़। तो ये देखिए कैप्लन यहाँ का मतलब बता रखा है मैंने, इसमें प्रोपेलर और आती है बेटा, प्रोपेलर, ठीक है। तो ये अपने पास लो हेड के लिए होती है, मीडियम हेड के लिए, हाई हेड के लिए। तो यहाँ देखिएगा पेल्टन के बारे में पूछा गया तो डेफिनेटली अपने पास क्या आ जाएगा, हाई हेड आ जाएगा। तो ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बता रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपेटर कवर इन ए फ्लैट सोलर कलेक्टर। तो इसे भी डिफ़िकल्टी लेवल में डाल सकते हो आप, ठीक है। देखिए कलेक्टर अपने पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो अपने पास क्या है कि जो सोलर एनर्जी में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसमें से आपको एग्जांपल दे रखा है फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ये क्या क्या करता है। तो इसको यूज़ क्यों करते हैं, तो एक तो क्या है, एनर्जी लॉसेस को ये कम करता है, यानी ऊर्जा हानि को कम करता है, ये बिल्कुल सही है। दृश्यमान प्रकाश को संचित करता है, ये भी सही है। अवरक्त किरणों को अवरुद्ध कर लेता है, ठीक है, ये भी सही है। अधिक आगंत और विकिरण ऊर्जा सुनिश्चित करता है, इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ विकल्प सारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। कि देखिए पावर सिस्टम में अपने पास नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हैं, तो बीटेक में एक बुक चलती है तो वहाँ जाके ये पढ़ाए जाते हैं। तो दैट क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफ़ी टिपिकल है, तो ये मैं नहीं समझता कि कोई बच्चा सही कर पाया होगा, ठीक है। बाकी तुक्के में कोई लग जाए तो ठीक है, दैट मीन्स इसको आप रिमूव करोगे। तो देखिए क्वेश्चन जो है अपने पास डेफिनेटली 2 नवंबर का पेपर जो है वो अपने पास, मैं मानता हूँ बच्चों के लिए हार्ड था, ठीक है। क्यों मानता हूँ, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जो लेवल है अपने पास, नॉर्मली किसी बच्चे ने 65 भी यहाँ अचीव किए होंगे ना, दैट मीन्स बहुत अच्छा टारगेट है कि 65 इसमें अचीव कर लिए, तो बहुत अच्छा है कि ठीक है 65 आपने नंबर बना लिए। बाकी नॉन टैक में अपने पास कितना बनाया है, ठीक है, तो आपके नंबर बहुत बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब अपने पास पता चल जाएगा आपको कि क्या डिफरेंस रहने वाला है, कि जो बच्चे अपने पास 27 वाला पेपर देख रहे होंगे, इसको भी कंपेयर कर रहे होंगे, तो उनको भी पता चल रहा होगा। द डिफरेंस इन द हाइट बिटवीन हाई हेड एंड लो टाइड इज नॉन एज, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा टाइडल रेंज, ठीक है। तो यहाँ अपने पास इस तरीके से ये हाई टाइड है, ये लो, तो इन दोनों के बीच में जो है इसको बोलते हैं टाइडल रेंज, ठीक है। तो ये भी अपने पास टिपिकल रेंज है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स से उठा के दिए गए हैं, तो ये आपके उस लेवल के क्वेश्चन नहीं है जो आप आसानी से कर पाएंगे। तो बी आपके पास आंसर की में भी आपको क्या दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, तो ठीक है, सर्किट का विद्युत रिसाव से बचाने के लिए का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा अर्थ लीकेज सर्किट जो है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है जो है वो इसी काम में आता है, ठीक है। और कभी कभी इसको अपने पास क्या है कि आरसीसी भी दे देता है, ठीक है। अगर ईएलसी भी नहीं दे रखा हो तो आरसीसी भी आ सकता है आंसर में। तो यहाँ राइट आंसर जो है सी है, दैट मीन आंसर के में भी सी दे रखा है, तो यहाँ भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द एम्पियर ओवर एफिशिएंसी ऑफ एडिशन सेल इज नियरली अबाउट, ठीक है। तो देखिएगा मैंने आपको बता रखा है कि वाट ओवर एफिशिएंसी और एम्पियर ओवर एफिशिएंसी। वाट ओवर एफिशिएंसी जो होती है वो 70 से 80 के बीच में होती है, और जो एम्पियर ओवर वैकेंसी जो एफिशिएंसी है वो 70 से 80 के बीच, 80 से 90 के बीच में होती है डेफिनेटली। तो यहाँ अपने पास क्या है कि ऑप्शन देखिए तीनों, ये तो तीनों तो वैसे ही कट गए, ठीक है। क्लियर चीज़। तो 60% कट गया, बच गया कौन सा, 80%। तो राइट आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, डी। इसलिए मैंने आपको रेंज लिखवाई थी, रेंज से, ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ कोई टिपिकल टास्क नहीं है अपने लिए। नेक्स्ट है, द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर इज मेड ऑफ, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिलिकॉन स्टील की बनेगी। तो यहाँ राइट आंसर आपको सीधे ए दे रखा है, तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, कम्यूटेटर इज यूज विथ इंसुलेटर, कौन सा इंसुलेटर, माइका। तो यहाँ कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं है, बता रखा है आपको, आंसर की में बी दे रखा है, सही है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो अपने पास 97 है, दैट इज़ द डिफिकल्ट लेवल टी में मैं इसे कंसिडर करूँगा, क्योंकि आप लोगों ने जहाँ तक इसका आंसर आपके पास बी लगाया होगा, जो कि गलत आंसर, राइट आंसर जो है वो अपने पास सी है। देखिए कैसे आएगा, अब देखिए लॉन्ग शंट जनरेटर की बात कर रही है, ठीक है। तो यहाँ अपने पास क्या होगी, ये होगी, 2 फील्ड होंगी इसमें, तो ये अपने पास यहाँ ऐड होगी, क्योंकि लॉन्ग शंट है ना, तो ये इस तरीके से कनेक्ट होगा। क्लियर चीज़। अब देखिएगा
लॉन्ग शंट है तो दैट मीन्स यहाँ जो ड्रॉप होगा ब्रूस का ड्रॉप भी ऐड होगा, साथ में ई ऐड होगा और साथ में अपने पास यहाँ जो लॉसेज होने वाले हैं वो भी ऐड होगा और आर्मेचर का भी ऐड होगा। तो ऑप्शन देखिएगा जिसमें एक तो ई आ रहा है, साथ में वी भी आ रहा है, ठीक है, सॉरी ठीक है। तो आपसे पूछा गया ई के बारे में, ई जी, ठीक है, ई जी के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो साथ में अपने पास क्या होगा, एक तो टर्मिनल वोल्टेज जो यहाँ पर होगा वी टी, ये तो टर्मिनल वोल्टेज होगा, ये तो वी टी तो आएगा ही आएगा, प्लस साथ में क्या आएगा आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट के कारण अपने पास यहाँ जो ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस में आर आएगा, प्लस इस फील्ड में जो होगा वो आर आएगा, या आर ए सी ले लीजिए, यहाँ इसने आर ए सी ले रखा है, और ब्रश में जो ड्रॉप होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। इस कारण से ये आंसर आया। लेकिन आप लोगों ने क्या है कि लॉन्ग शंट से कोई मतलब नहीं है, ये वाला कर दिया होगा या फिर अपने पास ये कर दिया होगा, बैक ईएमएफ का फॉर्मूला अपने पास बी वाला है और अपने पास जनरेटर ईएमएफ का ये वाला है, तो वो अपने पास नॉर्मली जो क्वेश्चन पेपर होते हैं तो उनमें आप लगा लेते हो। लेकिन ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं कि एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा आता है जहाँ आपको रट लेते हो ना, उस चीज़ को सही नहीं कर सकते। तो सिंपल सा यहाँ तक क्या लगाना है आपको, केवीएल लगाना है, ठीक है, इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। चलें, तो इसको डिफ़िकल्ट लेवल में मैं कंसिडर करता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने सही किया होगा। और कुछ बच्चे जो हैं कि भाई कहते हैं ना कि जिनको अपने पास थोड़ा सा अच्छा नॉलेज होता है, जो मेहनत करते हैं, तो कुछ ही बच्चे इसे सही करेंगे, तो उनसे पार्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन आपका गलत भी होता है तो आप इससे बाहर नहीं होने वाले। द आर्मेचर रिएक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड डीसी मशीन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी डिफ़िकल्ट लेवल में मैं कंसिडर करता हूँ, क्योंकि आपको नॉर्मली ये तो पता है कि आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है, लेकिन यहाँ पूछ लिया इसने आर्मेचर रिएक्शन ऑफ ए अनसेचुरेटेड डीसी मशीन, यानी असंतृप्त अवस्था में अपने पास जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है, ये पूछा गया। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, देखिएगा यहाँ जो पूछा गया आपसे आर्मेचर रिएक्शन इन अनसैचुरेटेड डीसी मशीन, तो ऑप्शन दे रखे हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइज, दोनों नगण्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो देखिएगा यहाँ अपने पास एमएनए और जीएनए होते हैं, वो अपने पास एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं और 90 डिग्री पर होते हैं। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो राइट आंसर अपने पास ये होगा, और यहाँ आंसर के में भी ये दे रखा है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, द थंब ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, इंड्यूस ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, नन ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। तो देखिएगा मैंने लेफ्ट हैंड रूल बताया था आपको, किस तरीके से याद रखोगे, अपने पास फादर मदर चाइल्ड से बताया था, ठीक है। दैट मीन्स ये अपने पास जो होगा फोर्स को डिनोट करेगा, ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ देखिएगा कि जो ऑप्शन दे रखा है डी, फोर्स, अगर फोर्स नहीं होगा तो अपने पास क्या है कि मोशन भी आपका आंसर हो सकता है, इनकी गति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो है नंबर 100 देखते हैं। इन इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो देखिएगा ये कौन डिनोट करता है, ये बायो सावर्ट लॉ है जो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, क्लियर चीज़, ठीक है। बी इक्वल्स टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो वो लॉ होता है। तो यहाँ जो है अपने पास क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। तो आंसर की में बी दे रखा है, यहाँ भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये भी अपने पास जो EMFT से उठाया हुआ क्वेश्चन है, दैट मीन्स इसे भी मैं कहाँ कंसिडर करता हूँ, डिफ़िकल्टी लेवल में कंसिडर करता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग ज़्यादा अपने हिसाब से देख सकते हैं, बाकी मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि बच्चों को क्या फील हुआ होगा। द इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर सेरेमिक कैपेसिटर इज रिप्रेजेंट इन द यूनिट फॉर्म फैरड ओम, और ठीक है। तो देखिए यहाँ इस पर गौर कीजिएगा, क्या पूछ रहा है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब वो चाहे कैपेसिटर के ऊपर चढ़ाए गए पेपर का हो, चाहे किसी का भी हो, तो उसे किस में डिनोट किया जाता है। तो आपको पता है कि जो हाई रेजिस्टेंस की श्रेणी में आते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस, और उसकी वैल्यू जो होती है वो मेगा ओम में होती है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा अपने पास क्या, मेगा ओम। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। तो डी आपको सही दे रखा है, तो आंसर की जो होगा डी सही दे रखा है, दैट यहाँ भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 102 देखिएगा, विच इज़ द गोल्डन हावर फॉर द विक्टिम इंजर्ड ऑन द हेड विथ द रिस्क ऑफ डाइंग, ठीक है। जब वो मरने के जोखिम के साथ सिर पर चोट लगने वाले पीड़ित के लिए कौन सा सुनहरा समय होता है। तो पहला जो 1 आवर होता है ना, वही क्या होता है, गोल्डन आवर होता है, ठीक है। नॉर्मली हार्ट अटैक के लिए भी इस वर्ड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो निम्मी में अपने पास ये चीज़ें बता रखी हैं, तो वो अपने पास कितना होता है, पहले 60 मिनट, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर दे रखा है उन्होंने डी दे रखा है, तो यहाँ भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं बनता, ठीक है। ये वाला अपने पास देखिएगा डिफ़िकल्टी लेवल में है, तो ये अपने पास कोर्स में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले में
पुश पुल एम्पलीफायर दिए होते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इस वाले डायग्राम को यहाँ चेप दिया गया है, तो इसे मैं डिफ़िकल्टी लेवल में कंसिडर करता हूँ। तो इसका जो आपको पता है कि ये कौन सा एम्पलीफायर है, पुश पुल एम्पलीफायर ही होगा विद डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिएगा। तो क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, तो आंसर बी है। तो यहाँ आपने ये किया भी नहीं होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ऑब्जेक्शन भी कुछ नहीं लगेगा इस पर। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट द स्मॉल आर्मेचर वाइंडिंग फॉर द शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा, एक्सटर्नल ग्राउलर यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा अपने पास सी होगा। तो यहाँ जो अपने पास राइट आंसर है सी है। तो यहाँ भी क्या दे रखा है, की में भी सी दे रखा है, तो दैट मीन्स यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 105 देखिएगा। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज एक्सटेंड द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन स्ट्रेट जॉइंट, ठीक है। यानी कि जो सीधे जोड़ हैं उसकी अगर आपको लंबाई इंक्रीज करते हैं तो उसके लिए वेस्टर्न यूनियन जॉइंट यूज़ किया जाता है। तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर की में भी डी दे रखा है, यहाँ भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 देखिएगा। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है, ठीक है। तो देखिए स्प्लिट रिंग जो है अपने पास वो आपको प्रोवाइड कराती है यूनिडायरेक्शनल करंट, है ना, ठीक है। दैट मीन्स डीसी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। एसी को डीसी में बदलना होता है। अगर ये तो या तो स्प्लिट रिंग यूज़ कर लेते हैं या फिर हम कम्यूटेटर और ब्रशेज यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो है अपने पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो यहाँ कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, इस क्वेश्चन में बता रखा है। स्लिप रिंग जो है उनसे हम एसी सप्लाई देते हैं, और जो है अपने पास स्लिप रिंग एसी के लिए यूज़ की जाती है, स्प्लिट रिंग डीसी के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हैवी स्पार्किंग इन द ब्रशेज ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा है शॉर्ट सर्किट इन द फील्ड वाइंडिंग, शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर वाइंडिंग, change in position of an MNA, too much spring the tension of the brush, शॉर्ट सर्किट इन द फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग। तो देखिएगा स्पार्किंग की बात कर रहा है। स्पार्किंग की बात, स्पार्किंग कब होती है, जब ब्रश अपने पास क्या होता है कि एमएनए और जो जीएनए अपने पास जब शिफ्ट होता है तो इनके जनरेटर अपने पास लोडेड होता है, तो वहाँ फ्लक्स डिस्टर्ब होता है, तो आर्मेचर रिएक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अपने पास क्या होता है, रिएक्टेंस वोल्टेज भी डेवलप होता है, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एमएनए। तो देखिएगा यहाँ रिएक्टेंस वोल्टेज नहीं दे रखा, उसके टर्म को यूज़ किया गया है। तो चीज़ें समझो कि आपको एज इट इज़ चीज़ें नहीं मिलने वाली जो आप पढ़ के आए, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको क्या है कि कंसेप्ट पढ़ने होंगे। अब आधे से लोगों को यही नहीं पता एमएनए क्या होता है, जीएनए क्या होता है, ठीक है। बट कोई नहीं, अपने पास देखिए एमएनए और जीएनए के 2 क्वेश्चन दे दिए, तो दैट मीन्स मैं इसे डिफ़िकल्टी लेवल में कंसिडर करता हूँ, ठीक है, कि कुछ ही बच्चों ने ये सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज़ द सीजीएस यूनिट ऑफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स बोला हुआ है उसने, तो नॉर्मली आपको पता है कि वेबर होता है। अब सीजीएस यूनिट अपने पास नॉर्मली आपको मैक्सवेल भी पढ़ाया गया है, लाइन भी पढ़ाया गया है, तो दैट सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, मैक्सवेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैक्सवेल हो जाएगी। अब देखिए ये एम्पियर प्रति मीटर, ठीक है, तो ये तो अपने पास क्या है, एम्पियर प्रति मीटर जो आप नॉर्मली पढ़ते हो, तो ये यूनिट अपने पास इसकी नहीं हो सकती। हेनरी जो है अपने पास वो इंडक्टेंस की यूनिट होती है। टेस्ला जो है अपने पास फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है। न्यूटन प्रति एम्पियर, ठीक है, यानी कि फोर्स बटा आई, ठीक है, ये इसकी यूनिट है। तो ये तो अपने पास क्या है, फ्लक्स की तो यूनिट है ही नहीं, तो फ्लक्स की यूनिट आपने 3 पढ़ रखी है, वेबर है, मैक्सवेल है और लाइन है। तो ऑप्शन में वेबर तो दे ही नहीं रखा था ना, तो लाइन या मैक्सवेल दे रखा है, तो दैट मीन्स ये किया जा सकता था ये क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं इसे डिफ़िकल्ट लेवल में कंसिडर नहीं करता, बाकी आप लोग देखते हैं क्या कंसिडर करते हो। तो राइट आंसर उसने ये दे रखा है, सही है। द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ 1 मेगा ओम इज मार्क एज, ठीक है। तो ये देखिए नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन में से मार्क किया जाता है 1 एमओ, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर दे रखा है, आंसर की में भी क्या दे रखा है, ए दे रखा है। तो यहाँ भी कोई अपने पास टिपिकलिटी लेवल आप कंसिडर कर सकते हो कि अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं आते, बट अगर कुछ लोगों ने तुक्का भी मारा होगा तो डेफिनेटली उन्होंने सही कर दिया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पूछा गया है 6K 8F के रूप में चिन्हित एक प्रतिरोध का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए नॉर्मली आपको पता है कि जो 6 है, K का मतलब तो अपने पास 10⁻³ हो जाता है, ठीक है, और 8 अपने पास है ही, तो नॉर्मली इसको अपने पास कितना लिख सकते हैं, 6.8 × 10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर चीज़। अब देखिएगा यहाँ जो F लिखा गया है, ठीक है, F किसको डिनोट करता है, देखिए F की जो टॉलरेंस होती है
वो होती है 1% और जी की जो टॉलरेंस होती है वो होती है 2%। ठीक है, तो यहाँ दो ऑप्शन है। बाकी इनका तो आपको पता है कि 5% गोल्ड की जो होती है अपने पास, ठीक है, सिल्वर की 10% होती है जब कोई कलर नहीं दे रखा। तो ये तीनों तो ऑप्शन होंगे नहीं, तो ये तो आपको आइडेंटिफाई पता चल गया था, बट इन दोनों में देखना था। तो यहाँ दे रखा है एफ़, तो एफ़ की टॉलरेंस कितनी है बेटा, 1% होती है। दैट मीन्स इसका जो आंसर हो जाएगा 6.8 किलो ओम। ठीक है, किलो ओम ±1%। तो आंसर की जो ए दे रखा है वो सही ऑप्शन दे रखा है बेटा। ठीक है, क्लियर चीज़। तो देखिए यहाँ अपने पास मैं इसे डिफ़िकल्टी लेवल में कंसिडर करता हूँ, क्योंकि आपको नॉर्मली जो अपने पास दे रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से यूज़ किया गया वो क्वेश्चन है, कि यहाँ जो नॉर्मली आपको यूज़ किया जाता है तो किसके बारे में बताया गया होता है, कि आपको बता रखा होता है कि अपने पास सिल्वर के बारे में, गोल्ड के बारे में, जब कलर नहीं दे रखा हो तो उसके बारे में बताया जाता है। बट इनके बारे में एफ़ जी ए बी सी डी इनके बारे में नहीं बताया जाता। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन मैं टिपिकल टास्क में लेता हूँ, तो यहाँ कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। समांतर परिपथ से जितने अधिक उपकरण जुड़े हैं परिपथ में उतनी धारा कम हो जाती है। डेफिनेटली देखिएगा I इक्वल्स टू अपने पास क्या है, I इक्वल्स टू अपने पास क्या होता है V/R। तो यहाँ अपने पास R कम हो जाता है समांतर में, तो करंट बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। परिपथ में उतनी धारा अधिक हो जाती है, ठीक है, धारा अधिक हो जाती है, ऑप्शन सही है। परिपथ में उतना वोल्टेज कम हो जाता है, ये गलत है। ठीक है, परिपथ में उतना अधिक वोल्टेज होता है, वोल्टेज तो समान रहता है, ये भी गलत है। ठीक है, परिपथ में धारा शून्य हो जाती है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ आंसर की में जो बी ऑप्शन दे रखा है वो सही दे रखा है। विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग गैल्वनाइज आयरन। गैल्वनाइज आयरन के लिए जो यूज़ करते हैं अपने पास HCl यूज़ करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं। तो ये राइट आंसर दे रखा है सी, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। विच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज टू समर्सिबल पंप मोटर। ठीक है, अब देखिए समर्सिबल अपने पास जो वायर यूज़ करेंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि इस टाइप का जो है ये वायर हो जाता है, और इस वायर के ऊपर जो है अपने पास क्या है कि इंसुलेशन यूज़ होता है PVC का। ठीक है, क्लियर चीज़। ठीक है, क्योंकि अपने पास दो तरह की अपने पास मोटर आती है समर्सिबल भी, एक वाटर फील्ड आती है और एक ऑयल फील्ड आती है। ठीक है, तो वाटर फील्ड जिसकी फील्ड अपने पास ऑयल में डूबी हो वो ऑयल फील्ड, जिसकी वाटर में डूबी हो अपने पास वो क्या होगी, वाटर फील्ड। तो उनको PVC इंसुलेटेड टाइप यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए हो जाएगा। क्लियर चीज़। ठीक है, तो यहाँ भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड DC टू द रोटर ऑफ एन अल्टरनेटर। ठीक है, तो देखिए एक अल्टरनेटर के रोटर को DC एक्साइटेशन प्रदान करने के लिए उसको क्या कहते हैं, एक्साइटर कहते हैं। तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट है रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर। तो कितना होता है, नियर अबाउट 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ अपने पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 116 देखते हैं। विच पोजीशन मस्ट बी यूज इन ए इंस्ट्रूमेंट इक्विप्ड विद द ग्रेविटी कंट्रोल। ठीक है, तो देखिए ये बता रखा है मैंने कि कैसा रखा जाता है, वर्टिकल रखा जाता है। ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में यूज़ करते हैं उसको। तो मेजरमेंट का तो ये मैं अपने पास क्या है, कहाँ कंसिडर करता हूँ इस वाले पॉइंट को अपने पास। ठीक है, टिपिकल टास्क में कंसिडर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए। हाउ टू प्रोटेक्ट द केबल फॉर द इंसेक्ट एंड रेट इनसाइड द पैनल। ठीक है, तो ये पूछ रहा पैनल के अंदर केबल को कीड़े और चूहे से कैसे बचाएं। आस्तीन का उपयोग करके, ठीक है, स्लीव का यूज़ करके, दूसरा ग्रोमेट का उपयोग करके, ठीक है, केबल वाइंडिंग स्टेप्स का उपयोग करके, नायलॉन केबल टाई का उपयोग करके, लक्स का उपयोग करके। अब देखिए ये मेरे पास पैनल है, यहाँ पैनल से अपने पास ये केबल जाएगी, तो इसको बचाने की बात कर रहा है। तो यहाँ अपने पास क्या होता है, एक ग्रोमेट लगा दी जाती है, जिससे कि अपने पास ना तो इसके अंदर कीड़े जा पाएंगे ना चूहे जा पाएंगे। तो क्या लगाएगा, ग्रोमेट लगाएंगे। ये आपके जब चैप्टर है, जब 4th सेमेस्टर में आप ITI में पढ़ते हो तो वहाँ बताया होगा आपको कि ग्रोमेट क्या होता है। ठीक है, स्लीव इसके बारे में। तो ये भी अपने पास क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, बट ये टिपिकल टास्क में कंसिडर नहीं कर सकते। तो यहाँ आंसर सही दे रखा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118। व्हाट इज द एसेंशियल फैक्टर आर टू बी कंसिडर व्हाइल द सेलेक्टिंग द कंट्रोल पैनल इज डिजाइन। कंट्रोल नियंत्रण पैनल को डिज़ाइन का चयन करते समय किन आवश्यक कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। कंट्रोल पैनल के इनपुट वोल्टेज पर, ठीक है, तो ये कोई आवश्यक कार्य नहीं। सामने के पैनल के संकेतक बत्तियों की संख्याओं पर, ये भी कोई नहीं। कंट्रोल पैनल के लिए इनपुट करंट, ठीक है, ये भी कोई आवश्यक। कंट्रोल पैनल का आकार, ठीक है, देखिएगा आवश्यक कारकों पर विचार करना चाहिए। तो आप देखिए पैनल का जो अपने पास है कॉम्पैक्ट साइज होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें अपने पास जो, ये भी अपने पास 4th सेमेस्टर से उठाए गए क्वेश्चन है। तो राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। यहाँ कोई इतना बड़ा टास्क नहीं था,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाई पावर एंड कंट्रोल रिंग्स रन इन द सेपरेट रेसवेज। ठीक है, पावर और कंट्रोल वायरिंग के अलग अलग रेसवे। देखिए ये 4th सेमेस्टर से ही उठाए गए क्वेश्चन है। ऊष्मा को कम करने के लिए, सिग्नल हस्तक्षेप को रोकने के लिए, इंसुलेशन प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, धारा वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज को कम करने के लिए। देखिए रेसवे जो यूज़ किया जाता है वो सिग्नल हस्तक्षेप को यूज़ कर रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो रेसवे, ट्रमवे अपने पास ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि जो 4th सेमेस्टर का जो लास्ट वाला पोर्शन है वहाँ पढ़ाए जाते हैं। वहीं पे पीवीसी के बारे में बात की जाती है, स्लीव के बारे में बात की जाती है, लक्स के बारे में बात की जाती है। तो ये वहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सर्किट ब्रेकर इज़ यूज एज ए स्विच एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस इन द डोमेस्टिक वायरिंग। ठीक है, तो घरेलू जो अपने पास उपकरण है वहाँ अपने पास जो सर्किट ब्रेकर यूज़ किया जाता है वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यूज़ किया जाता है, जिसे आप एमसीबी बोलते हो। तो नॉर्मली यहाँ बी आंसर दे रखा है, सही है। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। कैपेसिटेंस में बी गिवन इन। ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू किस में होती है भाई? फैरेड में भी हो सकती है, माइक्रो फैरेड में भी हो सकती है, नैनो फैरेड में भी हो सकती है, पिको फैरेड में। तो ई आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पूछा है, यूनिट नहीं पूछी उसने। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है धारिता, ये तो वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर 122 नंबर का, इन ए कैपेसिटेंस कलर कोडिंग व्हाट इज द फर्स्ट डिजिट वैल्यू ऑफ द ब्राउन कलर। ठीक है, तो नॉर्मली आपको पता है ब्राउन अपने पास उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास नंबर 123, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमडी, कॉन्टेक्स्ट इन ए रजिस्टर। ठीक है, तो ये भी कोई इतना बड़ा अपने पास नहीं है कि देखो सरफेस माउंट डिवाइस होता है। ठीक है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस क्वेश्चन में। बट आधे से लोगों को एसएमडी का फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा, तो ये आप टिपिकल टास्क में ले सकते हो। नेक्स्ट अपने पास 124, वोल्टेज डिटेक्टर आज ए एग्जाम्पल ऑफ एसेसरीज यूज इन द इलेक्ट्रिकल होम वायरिंग। ठीक है, तो वोल्टेज डिटेक्टर क्या होगा? अपने पास वोल्टेज को डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पूछा जाएगा आपके पास जो है वोल्टेज डिटेक्टर इलेक्ट्रिकल होम वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले एसेसरीज का एक उदाहरण है। कौन सा? नियंत्रित का कंट्रोल का है कि वोल्टेज डिटेक्टर कंट्रोल तो कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्या अपने पास वो प्रोटेक्ट कर रहा है? ठीक है, बिल्कुल सही है कि जब जैसे ही अपने पास वोल्टेज ज़्यादा आएगा तो वो डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो को पकड़ने का के आउटलेट ये सब गलत है, नियंत्रित आउटलेट दोनों में, तो सुरक्षा के लिए आता है प्रोटेक्टिव। ठीक है, क्योंकि जो भी सेंसर जो डिवाइस हैं जो सेंसिंग के काम आते हैं वो एज ए हम कहाँ यूज़ करते हैं? प्रोटेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर चीज़। और जैसे प्रोटेक्ट जहाँ अपने पास सेंसिंग भी होता है, कंट्रोलिंग भी होता है, स्विचिंग भी होता है, तो वो किस में आ जाते हैं? स्विच गियर में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन जो नंबर है अपने पास 125, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ईसीसी इन ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। ये तो बता रखा है आपको, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। क्योंकि ये क्या होता है कि जितने भी आप पैनल से आप यूज़ करते हो उन सबको एक साथ अपने पास वायर से जोड़ा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर बोलते हैं। तो यहाँ ये कोई टिपिकल टास्क नहीं है। तो यहाँ देखिएगा अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर आपको दे रखा होगा, तो ये आपका राइट आंसर है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा इसमें। चीजल आर यूज फॉर कटिंग कीवेज, ग्रूव्स एंड सलौट। ठीक है, छेनी का उपयोग खांचे और सलौट काटने के लिए किया जाता है। तो कौन सी छेनी होती है वो अपने पास? वो होती है क्रॉस कट। ठीक है, तो यहाँ अपने पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें भी। व्हाट इज़ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए सोलर सेल इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग इज़ हाई। तो ये कह रहा है कि भाई यदि प्रकाश की तीव्रता को अपन बढ़ा दें, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता को अगर बढ़ा दें तो अपने पास क्या होगा कि जो वोल्टेज है वो सोलर सेल का क्या होगा? बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो द आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। तो राइट आंसर भी है। ठीक है, क्लियर चीज़। नेक्स्ट अपने पास क्या पूछा है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ VSI। ठीक है, क्लियर चीज़। कन्वर्ट AC टू DC। ठीक है, कन्वर्ट AC टू AC, कन्वर्ट DC टू AC, कन्वर्ट अपने पास DC टू DC और नन ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए VSI जो होता है अपने पास वो अपने पास कन्वर्ट करता है किसको? DC को AC में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स ऐसे किसका फंक्शन प्रोवाइड कराता है अपने पास? सेम वही इन्वर्टर वाला फंक्शन प्रोवाइड कराता है। तो राइट आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? C। तो ये अपने पास क्या है? टिपिकल टास्क में अपन इसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129 में दे रखा है कि ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर प्रतिनिधित्व करने वाले निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो अब ये वाला देखिए, ये अपने पास सिंबल किसका है? नॉट गेट का है। ये सिंबल अपने पास किसका है? कैपेसिटर का है। ठीक है, ये अपने पास सिंबल जो है ये पता नहीं किसका, मुझे भी याद नहीं है, बट जो सर्किट ब्रेकर का जो सिंबल है एयर सर्किट ब्रेकर का वो अपने पास क्या है? ये ए वाला है। ठीक है, क्लियर चीज़। तो कुछ क्वेश्चन आपके ऑप्शन से कट हो जाते हैं या तो रिमेंबर हो डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130 नंबर का, इज़ द यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। में रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है? वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है,
क्लियर चीज़। तो यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है आपके पास, वो राइट आंसर होगा, वोल्ट टाइम्स रिएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 131, वो क्या है अपने पास, एक साधारण 40 वाट 120 वोल्ट लैंप को जलाने के लिए कितने एम्पेयर की आवश्यकता होती है, पावर फैक्टर 1 करके मान लें, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है अपने पास पावर फैक्टर, देखो P इक्वल्स टू क्या होता है, VI cos phi, ठीक है। तो ये कह रहा है इसकी वैल्यू 1 ले लो आप, है ना, और करंट आपको निकालना है, वोल्टेज आपको दे रखा है कितना है 120 है, पावर आपको दे रखा है 40 वाट, ठीक है। क्लियर चीज़। तो 40 से अगर ये मैंने काटा तो 3 हो गया, आई इक्वल्स टू कितना आ गया 1/3, तो 1/3 का मतलब कितना हो गया 0.33, ठीक है 0.3, दैट मीन्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा। तो यहाँ भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक वायरिंग इंस्टॉलेशन में डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिएगा डाइवर्सिटी फैक्टर यानी कि एक ही ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वैल्यू अपने पास क्या होती है, मोर देन यूनिटी होती है, ये आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। क्लियर चीज़। तो कुल जो सब इसमें सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, कुल व्यक्तिगत मांगों का योग, और जो अपने पास सिस्टम की अपने पास मैक्सिमम डिमांड हो तो उसका अनुपात, तो पूरे सिस्टम की अपने पास मैक्सिमम डिमांड और कुल व्यक्तिगत अधिकतम, तो यही अपने पास जो होगा ये होगा, वो राइट आंसर होगा। तो ये आपको पहले से बता रखा है कि ठीक है। और डाइवर्सिटी फैक्टर का जो उल्टा होता है वो कोइंसिडेंस फैक्टर होता है। क्लियर चीज़, ठीक है। तो यहाँ इतना ये वाला टिपिकल नहीं है, लेकिन और बच्चों ने जिन्होंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि पावर सिस्टम बीटेक का पार्ट है, तो इसको भी मैं अपने पास डिफ़िकल्टी लेवल में कंसिडर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 133, ठीक है, वो देखते हैं। एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फ़ायदा है, ठीक है। कोरोना हानि नगण्य है, तो भाई कोरोना हानि तो होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। स्थिरता और तुल्यता अच्छे होते हैं, ठीक है, ये भी गलत है भाई। सिंक्रोनाइजेशन और जो है अपने पास स्टेबिलिटी अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। त्वचा के प्रभाव के कारण लाइन प्रतिरोध कम हो जाता है, देखिए त्वचिक प्रभाव के कारण तो लाइन प्रतिरोध बढ़ता है, तो ये तो गलत हो गया। आसानी से वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है नीचे, तो स्टेप डाउन और स्टेप अप क्या होता है, पॉसिबल होता है। यही कारण अपने पास क्या है, एसी पावर ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं। तो आंसर भी डी दे रखा है, कोई यहाँ पर अपने पास ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो क्या है, भूमिगत अंडरग्राउंड केबल की तुलना में ओवरहेड लाइन का क्या फ़ायदा है, ठीक है। आग विस्फोटक का कम जोखिम होता है, ठीक है, तो ये तो गलत है, क्योंकि भाई अपने पास अंडरग्राउंड में भी अपने पास क्या होता है, लीकेज तो होता ही है ना, ठीक है, और फॉल्ट को ढूंढना मुश्किल होता है, ठीक है। 200 को आसानी से पता लगाया जा सकता है, भाई ओवरहेड का यही तो फ़ायदा है कि ओवरहेड लाइन में क्या होता है कि जो दो सेम फॉल्ट है आसानी से पता लगाया जा सकता है, तो यही एडवांटेज है। तो आंसर की में बी दे रखा है, तो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपने पास 135 पे चलते हैं। यदि कंडक्टर का व्यास 1 सेंटीमीटर से छोटा हो, ठीक है, तो ओवरहेड कंडक्टर में त्वचा का प्रभाव क्या होगा। तो देखिएगा कोरोना लॉसेस और अपने पास स्किन इफेक्ट के लिए कंडक्टर का जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, अगर उससे कम है तो ये दोनों इफेक्ट नहीं होते, तो यहाँ क्या हो जाता है, ये इफेक्ट नगण्य हो जाता है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बता रखा है आपको, ठीक है। आपको जैसे ही पढ़ाया था मैंने, तो वहाँ एक बार एक चीज़ वूवन लिड्स वायर का भी बताया कि उसका उपयोग किया जाता है इस प्रभाव को रिड्यूस करने के लिए। बाकी नॉलेज के ऊपर है आप लोगों को कितनी नॉलेज, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द वेरिस्टर इज सिमिलर एज, ठीक है, कैपेसिटर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जेनर डायोड, ठीक है। तो देखिए वेरिस्टर जो काम करता है, ठीक है, तो वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करता है। सेम अपने पास ऐसे कौन काम कर सकता है, जेनर डायोड काम कर सकता है, ठीक है, वोल्टेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ सेम अपने पास क्या होगा, ई जो है राइट आंसर होगा। और इसे मैं अपने पास किस में रखता हूँ, टिपिकल टास्क में रखता हूँ, यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन की अच्छी थी, बहुत कम बच्चों ने सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, वो देखते हैं। प्रति यूनिट समय में आउटपुट वोल्टेज के अधिकतम परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसे वोल्ट प्रति सेकंड के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो इसको अपने बोलते हैं स्लू रेट, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल इसका अपने पास क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। तो ये किसी बच्चे से नहीं हुआ होगा, मुझे नहीं लगता। आंसर अपने पास इन्होंने जो दे रखा है वो सही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द लोड परफॉर्मेंस ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर, ठीक है। तो देखिए डीसी शंट जनरेटर के अपने पास क्या है कि कौन सा उपकरण आवश्यक होगा जो अपने पास उसके लोड प्रदर्शन को देख सके, ठीक है। डायनोमीटर, डायनोमोमीटर, डायनोमीटर मीटर जो होता है अपने पास, देखो गतिज प्रकार के यंत्र होते हैं, बट इसने लिखा नहीं है, इसमें एमीटर भी होता है, वोल्ट मीटर भी होता है और एमीटर भी होता है। यहाँ कह रहा है वोल्ट मीटर, ठीक है, फिर बोल रहा है एमीटर, ठीक है, वाट मीटर, तो ये तो इसी के टाइप है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज करंट क्या है, तभी तो अपने पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक दर्शा सकते हो भाई। लोड कैरेक्टरिस्टिक जो है अपने पास वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में ही तो दर्शाओगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139।
हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ डीसी जनरेटर मोटर कैन बी रिवर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बता रखा है कि दोनों में से किसी का भी आप कनेक्शन चेंज कर सकते हो, फील्ड का भी कर सकते हो या फिर आर्मेचर का, दोनों का एक साथ नहीं, दोनों में से किसी एक का। तो ऑप्शन देख लीजिए, शंट फील्ड टर्मिनलों को बदलकर, आर्मेचर फील्ड टर्मिनलों को बदलकर, स्रोत या टर्मिनलों को बदलकर, स्विच की स्थिति बदलकर, शंट या अपने पास आर्मेचर फील्ड टर्मिनलों को बदलकर। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी एक आइदर। ठीक है, तो ये अपने पास सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द साइज ऑफ वायर। ठीक है, तो देखिए साइज ऑफ वायर के जो मेजर करने के लिए आप एक तो अपने पास स्टैंडर्ड वायर गेज SWG का उपयोग करते हो। किसका उपयोग करते हो? SWG, या फिर यूज़ कर सकते हो स्क्रू गेज। स्क्रू गेज को ही बोलते हैं क्या? माइक्रोमीटर। तो दोनों यूज़ कर सकते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ स्टैंडर्ड वायर गेज एंड माइक्रोमीटर। तो ठीक है, यहाँ आंसर इन्होंने सही दे रखा है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, पदार्थ का भारी मात्रा में कमी करने की आवश्यकता होने पर किस प्रकार की फाइलिंग विधि का उपयोग किया जाता है? तो डायगोनल फाइल यूज़ करते हैं कि जब आपको अपने पास क्या है, बहुत ज़्यादा अपने पास मेटल को रिड्यूस करना हो तो उसको बोलते हैं विकर्ण फाइलिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए और गेट IC। तो ये होती है, बता रखा है आपको 7432, ये अपने पास और गेट की होती है, गेट की 7404 होती है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर आ जाएगा अपने पास IC 7432। तो ये भी लिखवाया हुआ है आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास वो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 143। व्हेन द इनपुट टर्मिनल ऑफ द नॉट गेट इज एट टर्मिनल टर्म एज अ लॉजिक 0। तो देखिए लॉजिक 0 का मतलब क्या है कि वहाँ इनपुट पे अपने पास क्या रहा होगा? 0 वोल्ट रहा होगा, उसी को क्या बोलते हैं? लॉजिक 0। और ये अपने पास कुछ ना कुछ वोल्टेज होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लॉजिक 1 बोलते हैं। ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ अपने पास ये आंसर इन्होंने सही दे रखा है, 0 वोल्ट। ठीक है, लॉजिक 0 का मतलब यही होता है। क्वेश्चन नंबर 144, किसी और गेट के आउटपुट को नॉट गेट के इनपुट से जोड़ने पर कौन सा गेट प्राप्त होता है? ठीक है, तो देखो ये अपने पास क्या है, ये और गेट है। ठीक है बेटा, अब इसमें अपने पास मुझे क्या मिला? ये AB है। अब AB यहाँ आउटपुट होगा और गेट का A+B। अब यहाँ नॉट लगा दिया मैंने, तो इसका आउटपुट हो जाएगा A+B बार। ये कौन सा गेट होता है? नॉर गेट होता है। तो C आपके पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने आंसर सही दे रखा है। नेक्स्ट है, इंस्टॉलेशन केबलों को अर्थ के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ठीक है, तो इंसुलेशन परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा B। और देखिएगा नॉर्मली अगर इसमें नाम देते देता तो अपने पास जो केबलों के साथ जो परीक्षण किया जाता है वो मूरे वर्ली टेस्ट भी किया जाता है और मूरे लूप टेस्ट भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ नाम नहीं दे रखा, तो इंसुलेशन परीक्षण आ जाएगा। ठीक है, क्लियर चीज़। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एक्सेस फॉल्टी रीडिंग इन एनर्जी मीटर। ऊर्जा मीटर अधिक दोषपूर्ण रीडिंग का कारण क्या है अपने पास? ठीक है, तो देखिए खराब वायरिंग, मीटर की खराबी, ओवर वोल्टेज, उपकरणों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। खराब वायरिंग और मीटर की खराबी दोनों हो सकता है भाई। देखो कि ठीक है, मीटर अगर अपने पास ज़्यादा रीडिंग दे रहा है तो ये एक्चुअली में क्या कर रखा है, क्वेश्चन जो है एक्सेसिव रीडिंग जो है वो ओवर कंपनसेशन के कारण देता है। ठीक है, तो ओवर कंपनसेशन इन्होंने दे नहीं रखा, टर्म जो है एक्स्ट्रा जो है डिफेक्टिव वायरिंग उल्टे सीधे बना रखे हैं। बट ये एम्बिगुअस क्वेश्चन है, क्या पूछना चाहते हैं, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है। नेक्स्ट है, कैन बी रीयूज आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ द फॉल्ट। ठीक है, दोष के क्लियरेंस के बाद पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। ठीक है, कार्टेज फ्यूज, HRC फ्यूज, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उच्च विदारक क्षमता। ठीक है, स्विच। ठीक है, ये यहाँ देखिएगा क्या पूछना है, रीयूज आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ द फॉल्ट। ठीक है, कि फॉल्ट अगर अपने पास क्लियर हो गया तो फिर किसे आप यूज़ कर सकते हो? देखो कार्टेज फ्यूज़ को यूज़ नहीं कर सकते, HRC फ्यूज अपने पास जो है उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर चीज़, क्योंकि अपने पास वायर लगाना पड़ेगा ना आपको। और हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ये HRC फ्यूज का फुल नाम दिख दिया नीचे, देखो क्यों वैक्यूम बना रहे हैं, स्विच फ्यूजेस। ठीक है, तो इनमें क्या करना पड़ेगा आपको? वायर। तो दोष क्लियर हो गया तो MCB ऑन कर सकते हो ना आप, तो ये इस सिग्निफिकेंस में पूछ रहा है, तो अपने पास MCB राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर चीज़, तो यहाँ सही दे रखा है इन्होंने। तो देखिए ये अपने पास दस्ताने है, दस्ताने किस साइन में आते हैं? अपने पास मैंडेटरी साइन में आते हैं। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा B होना चाहिए, अनिवार्य संकेत। तो यहाँ भी सही दे रखा है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, व्हाट इज़ द टोटल करंट व्हेन द n नंबर ऑफ सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो देखिए अगर पैरेलल में है ये अपने पास, तो इस तरीके से सेल पैरेलल में कनेक्ट होंगे। क्लियर चीज़। अब ये पैरेलल में कनेक्ट होने के बाद इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R/N। तो करंट निकालेंगे अपने पास, तो क्या होगा? E/R/N। तो ये N ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? NE/R। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास?
तो सी वाला ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर चीज़, तो सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नंबर देखते हैं अपने पास 150 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विद्युत उपकरणों में श्रृंखला में नहीं जुड़े होते, श्रृंखला में नहीं जुड़े होते क्योंकि, ठीक है, क्यों नहीं जोड़े जाते, तो एक बार ऑप्शन देखते हैं, पता चल जाएगा, ये अपना आप बताएगा खुद। उपकरणों को अलग अलग चालू नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है, एक खराब हो गया तो सारे बंद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला जाता है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ठीक है, क्लियर। जैसे अपने पास एग्जाम्पल देखो, लड़ी का एक बल्ब खराब हो जाता है, पूरी लड़ी ही अपने पास नहीं चलती। सभी उपकरण एक जैसा वोल्टेज नहीं मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सभी उपकरणों को एक जैसा वोल्टेज नहीं मिलेगा। विद्युत आपूर्ति करंट कम होगा क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है, दैट मीन्स करंट कम हो जाएगा, ये बात भी सही बोली है इसने। यदि एक उपकरण काम करना बंद कर देता है तो अन्य सभी उपकरण काम करना बंद कर देंगे, ये बात भी बिल्कुल सही है। दैट मीन्स विकल्पों में से सभी सही हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि ई हो जाएगा। तो देखिए, पहली बार जेविनल ने जो आंसर की दी है, एक परफेक्ट आंसर की दी है, जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है टेक्निकल पार्ट के अंदर। तो नॉन टेक में आप देख सकते हैं, अगर वहाँ कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो 2 नंबर वाले जो पेपर है, इसमें अपने पास डिफ़िकल्टी लेवल जो था वो 25 से 30 क्वेश्चन का है। दैट मीन्स आप कितने का पेपर दे रहे हो, 70 का दे रहे हो। ठीक है, तो अगर आप अपने पास अच्छे से चल रहे हो तो 70 मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो दैट मीन्स बहुत अच्छा स्कोर है आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ अपने पास क्या है कि वास्तव में अगर इसको देखें तो आपके नंबर जो है वो इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है स्केलिंग फैक्टर पर, और दूसरा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। ठीक है, कि भाई 27 वाले में कितने बच्चे बैठे थे और इस वाले में कितने बैठे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मार्जिन तय होगा। ठीक है, क्लियर चीज़। बट हाँ, इतना मानते हैं कि ये पेपर थोड़ा सा टिपिकल था, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो अपने पास बीटेक और डिप्लोमा से डाले गए हैं। ठीक है, जिनका आपको नॉलेज भी नहीं है। क्लियर चीज़, ठीक है। तो देखिएगा कि इसी तरीके से अपने पास क्या है कि लेटेस्ट अपडेट के लिए, ठीक है, जुड़े रहने के लिए अपना यूट्यूब चैनल है, जहां आपको अपने पास क्या है कि जो भी गवर्नमेंट ITI हैं उनके बारे में, गवर्नमेंट ITI या फिर अपने पास गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनमें कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उनके बारे में आपको अवगत कराया जाता है। तो अपने पास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।